हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी में यूनिट 7 में कहानी है दुलाई वाली, जो राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है 1907। तो शुरू करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलियों की तरफ आ रहा था। ये पूछता है कि किसकी तरफ आ रहा था, तो गोदौलियों की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और शुगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। ये भी पूछता है कितने बजे थे, तो दिन के 11 बजे थे। गोदौलियों की बाईं तरफ से जो गली, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीखें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। तो इसमें किसको पुकारता है, तो सीता सीता। ये भी एग्जाम में पूछता है। क्या है, सीता कहती है क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। ये एग्जाम में पूछा था। तो कितने बरस की थी, तो 10 बरस की बालिका थी। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला। इसमें सीता 10 बरस की है। तो उसने कहा अच्छा कहकर सीता चली गई। और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित थी। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात कर सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित युक्त होकर और झुझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। इसमें कौन आ रहा है कलकत्ते से, तो नवल किशोर आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इस्लामाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूध कर घंटे भर में रख खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने ही आए हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावें। वो स्त्री कहती, हाँ, यही बात तो है, जो चाहे नवल करावें। क्या एक ही गाड़ी में जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? न जाने से बट्टा। वो कहती है कि क्या एक ही गाड़ी में न जाने से बट्टा लग जाएगा दोस्ती में? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? फिर पुरुष पूछता है, क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? स्त्री कहती है, मुझे उनकी हंसी से नाकों में दम आ जाएगी। हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है। पुरुष कहता है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। स्त्री कहती है कि मुझे उनकी हंसी नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल किशोर चिल्लाने लगे, ये बुआ देखो, तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी। सही, वे बोली खाने पहनने के तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। स्त्री कहती है कि मुझे नवल किशोर की हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? पुरुष कहता है कि इसी कारण बस तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाएगी? फिर पुरुष कहता है स्त्री से कि अच्छा चलो, मैं नवल किशोर से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो नहीं खाती, न पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठारी के बाहर
चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ। तुम्हें रो रुलाकर तैयार हो जाना। बंशीधर कोठरी से बाहर जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने भैया से पास जा मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ और तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। और इतना सुनते जानकी देवी रोने लगी और उनकी आषाढ़ सावन की झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उस दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती रोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन भी नहीं। हैशो भी इस समय कहीं गई है। शाले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे हैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले की घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं है होती। बंशीधर अपने मन में सोचते हैं कि भले घर की स्त्रियाँ तो इक्के की सवारी पर नहीं बैठती हैं, उनके बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है ना, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और कुछ असबाब था, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थीं। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पश्चाताप से उठे। इक्के वाले की कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने में भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। ये बंशीधर कहते हैं। जानकी जरा भवें टेढ़े करके बोलती, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या, यह बुरी है। इतने में स्टेशन की कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कूली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ढेड़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं ढेड़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल किशोर से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक
टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, ठहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिलजा उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझा लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का है कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी। अब सोचने का समय नहीं, रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ढ्योड़े का था, पर ढ्योड़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाली मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरें और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठें। आपने उन्हें ठिकाने पहुँचाए। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लगे लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ढ्योड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। वह स्त्री कुछ अचक्काकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप से उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब स्टेशन दिखलाई दिया तब वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी, एक जो उसके पास ही की थी। कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो रोवल कर थईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठ गई हैं। पहली, दूर बौरही ई जनानी गाड़ी थेड़े हैं। दूसरी, तऊ हो भलू को कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जापुरा चढ़ी हो न? इसके जवाब में उसने कहा जो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछीला, हम कहाँ उतरबू हो? आई इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गई या? अरे नाही जानलू, प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानी थी, ले कहे के नाही तो के पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसा हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जात बाटले बाणे, फुन यह साइत तो बिचारो विपत न पड़ल बाटली। हे हम
पंचा हई राजघाट टिकट कटौली मोगल के सरावे उतरनी दो पुन चढ़ेली हैं। दूसरी ऐसे एक दाई हम आवत रहें, एक मिली औरो मोरे संगे रही। दकौने टिसनिया पर ओकर मलिकवा उतरे से कि जुरतही गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ये साहब गड़िया खड़ी कर, ये साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहीनाती काहे के खड़ी होए। पहली उ मेहररुआ बड़ी उजबक रहे, भला केहू के चिल्लाए से रेलिया कहीं खड़ी होला। इसकी बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितनी पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बायक नहीं। हे साहेबवा सुनी त कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहल न, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो न की हो गईया। तीसरी, हम देखे रहने हो, मजे का टोपी दिहले रहन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उठ उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम लोग नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों में उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कहीं। नाही भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बा, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला। क भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई ना चाहत रहे कि मेहरारू के तो बैठा देहन और अपुआ तौन टिकस लेके चल देहन। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरा तो वंशीधर से बदला लिए न रहा। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वह उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी ने सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिनसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकस के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को न पाया। अरे अब ये सब कहाँ गईं, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में
घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, यह सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं हाल सुना लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुग़ल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। ये नवल किशोर कहते हैं, 4 हाथ की धुलाई की विसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर अपनी राजी खुशी से घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। इस प्रकार ये दुलाई वाली कहानी समाप्त हुई।